अभी हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है तटस्थता वक्र रेखा। तटस्थता वक्र रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये मार्शल की किताब जो 1890 में निकली थी उसमें डिमांड दिया था, यूटिलिटी दिया था, मार्जिनल यूटिलिटी दिया था और उसमें यूटिलिटी को कार्डिनल यूटिलिटी माना था। इसका अर्थ हुआ कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है। मार्शल के इस विचार को जे.आर. हिक्स ने 1934 में कहा कि यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है। यूटिलिटी जो है वो महसूस किया जा सकता है। यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आपको कैसा लगा, तो कहिए बहुत अच्छा लगा। अगर जिंदगी में पहला बार एप्पल खा रहे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन कितना अच्छा लगा, कितना लगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक नई धारणा का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें कहा गया कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हम तुलना जरूर कर सकते हैं कि 4 ऑरेंज और 5 एप्पल बड़ा है 2 ऑरेंज और प्लस 1 एप्पल। तो कॉम्बिनेशन बना करके हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व 1 पर कम है x तथा y का कॉम्बिनेशन, इंडिफरेंस कर्व 2 पर ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन होगा x और y का, इंडिफरेंस कर्व 3 पर और ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा x और y का, इंडिफरेंस कर्व 4 पर और ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा x तथा y का। तो चूंकि कॉम्बिनेशन x y का बढ़ता चला गया है अमाउंट, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व 1 जो है, जो कुछ भी उस यूटिलिटी लेवल है उससे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व 2 में होगा, और 2 के बजाय कहेंगे इंडिफरेंस कर्व 2। इंडिफरेंस कर्व 1 पर जो यूटिलिटी है उससे ज्यादा किस में होगा, सेकेंड पर, और इंडिफरेंस कर्व 2 पर जितनी यूटिलिटी होगा उससे ज्यादा होगा इंडिफरेंस कर्व 3 पर। इसे वो कहा गया कार्डिनल यूटिलिटी। हिंदी में कहेंगे तुलनात्मक उपयोगिता विश्लेषण, कंपैरेटिव यूटिलिटी एनालिसिस। लेकिन मार्शल ने कहा कि पहली रोटी से 10, तो दूसरी से 8, तो तीसरी से 6, चौथी से घटता चला जाएगा, अंत में आप बोलिएगा 7वीं रोटी पर 0। उसके बाद भी अगर आपको पकड़ कर खिलाना शुरू किया तो 8वीं 9वीं में वॉमिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यूटिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो पेट में गया हुआ वो भी निकल जाएगा बाहर। तो यूटिलिटी जो है पहले प्लस में होता है, फिर 0 होता है, फिर माइनस होता है। और जो 0 होता है वैसे ही जो कंज्यूमर विवेकशील है वो फिर उसके आगे खाना नहीं चाहता है। इसे देखिएगा कि गाँव में भोज होता है, कितना भी बड़ा भोज हो, एक समय आएगा कि सब लोग उठ जाएगा और सेकेंड बैच फिर खाने वाला क्या हो जाएगा, बैठेगा। सेकेंड बैच उठेगा तब थर्ड बैच बैठेगा। ऐसा नहीं कि बैच बैठ गया तब उठा ही नहीं, सवेरा हो गया। क्योंकि यूटिलिटी का नियम है कि यूटिलिटी सैटिएबल, यूटिलिटी का लेवल जो होता है आपको संतुष्टि दे देगा। लगातार अगर खाइएगा, लगातार यूज कीजिएगा तो उसको संतुष्टि देगा। तो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व का पहले डेफिनेशन देखिए। एजम्पशन के पहले किसी चीज को लिखने में आपको लिखना होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग देंगे इंडिफरेंस कर्व का ये रूप देंगे, ये देंगे इंडिफरेंस कर्व
अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो ए पर जो यूटिलिटी है वो बी के यूटिलिटी के बराबर है, बी पर जो यूटिलिटी है वो सी के यूटिलिटी के बराबर है। देयरफॉर ए पर जो यूटिलिटी है किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। देयरफॉर ए का यूटिलिटी बराबर बी का यूटिलिटी बराबर सी का यूटिलिटी। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। ये एक्स गुड्स है और यहाँ वाई गुड्स है। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी कहता है कि कंज्यूमर को ए पर जो यूटिलिटी मिल रहा है और फिर बी पर जो यूटिलिटी मिल रहा है दोनों सेम है, तो चेंज इन यूटिलिटी क्या होगा? जीरो। ए से बी पर आने पर यूटिलिटी में कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि दोनों पर बराबर हो रहा है। फिर सी पर जब आएगा तो अभी यूटिलिटी क्या है? सेम है। यूटिलिटी क्या है? सेम। इसी को कैलकुलस में हम लोग बोलेंगे du इज इक्वल टू जीरो। क्या बोलेंगे? du इज इक्वल टू जीरो। इसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो आप लोग यहाँ देख लीजिए, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, दिखाई दे रहा है? बोर्ड पर दिखाई दे रहा है? u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो du इज इक्वल टू क्या देना है? जीरो। du इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है डिफरेंस कर्व का, ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब du को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये कहलाएगा डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स, डेल u प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो होगा तो एक को राइट साइड ले जाएंगे, तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल u बाई डेल x डी एक्स माइनस डेल u बाई डेल y डी वाई। अब इंटरचेंज कर देंगे, x को डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा डेल u बाई डेल x बाई डेल u बाई डेल y। डेल u इस तरफ आ गया तो ये आपको हो गया डेल u बाई डेल x बाई डेल u बाई डेल y, इधर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यही है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का। यही क्या है? निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहाँ देखिए हैं, यहाँ देखिए प्रूव्ड, प्रूव्ड यहाँ हो गया कि नहीं? यस सर। जब कभी भी डिफरेंस कर्व लिखना हो इस सूत्र को देना है और जगह जगह पर डेल u डी सब प्रयोग करेगा। अभी यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या हो गया? u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड du इज इक्वल टू जीरो। यही लिख देंगे du इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ एक जगह करेंगे, ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या हो गया? ये प्रूफ। तो इंडिफरेंस कर्व में ये जो टर्म है बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए डेल u बाई डेल x ये कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, डेल u बाई डेल y क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बराबर के ऑलवेज किसके बराबर होगा? माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ऑब्जेक्टिव किसी तरह का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में तो यही दिया हुआ रहेगा कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा कि प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो आपको लिखना है माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और इंडिफरेंस कर्व का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग है।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। इसी के कारण इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ किया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। पहला प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किसी भी हाल में ये बदला नहीं होगा, इसे बदल नहीं सकते। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दूसरा प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो गया ये, इसका बॉटम जो है ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये तब होगा जब dy by dx का सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। dy by dx माइनस जो है उसका सेकेंड ऑर्डर निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि dy by dx dy by dx का विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको ये हर हाल में हो जाएगा ये मोर देन। उसको फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में जो d है दो d है ना, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जब डिराइव कीजिएगा तो हर हालत में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकंड ऑर्डर को क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। उसका तीसरा जो है प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कर्व में जो लोअर होगा वो कम वाला होगा और जो हायर होगा वो ज्यादा वाला होगा। जो पैकेट होगा आपका वो लोअर होगा तो उसमें 2 एप्पल 2 बनाना हो सकता है। 8 एप्पल 8 बनाना होगा तो IC 2 हो जाएगा। 12 एप्पल 12 बनाना होगा तो IC 3 हो जाएगा। 20 एप्पल और 20 बनाना होगा तो IC 4 हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी बढ़ेगा तो लेवल बदल जाएगा। क्वांटिटी बढ़ेगा तो लेवल बदल जाएगा। तो इसलिए कहता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर यूटिलिटी, लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर यूटिलिटी। उसके बाद आपको कहता है कि लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसका जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसका फोर्थ प्रॉपर्टी है ना। जानते हैं यूपीएससी में इसी को कहता है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र का धर्म क्या कहता है? प्रॉपर्टीज का हिंदी क्या लिख दिया? धर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है उसका हिंदी लिखता है धर्म। तटस्थता वक्र रेखा का धर्म। तब अब धर्म नहीं समझ में आएगा, हम लोग विशेषता बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? विशेषता बोलते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेटर है वो धर्म लिख दिया। डिक्शनरी में देखिएगा तो धर्म भी है, प्रॉपर्टीज का जो अर्थ होता है मीनिंग, तो उसमें धर्म भी है, विशेषता भी है। तो आम प्रचलन में है विशेषता वर्ग, लेकिन कमीशन के क्वेश्चन में है, हिंदी में है तटस्थता वक्र रेखा के धर्म को लिखिए। और लड़का सोच रहा है कि हिंदू लिखे कि मुसलमान लिखे, क्रिश्चियन लिखे कि ईसाई लिखे, क्या लिखे। इसलिए क्लास में आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं धर्म मतलब प्रॉपर्टी। यही जो प्रॉपर्टीज है इधर। चौथी विशेषता है कि टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। जब भी दो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कभी काटेगा नहीं। अगर काट दिया तो मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। आप वहां देख लीजिए, ट्रांजिटिविटी का नियम देख लिए हैं। A = B और कटिंग पर है तो A = C।
तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी और फिर ए इज इक्वल टू सी, है ना? तो यहाँ आपका जो है नियम क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। अब बी पर देख लीजिए, बी पर है 10x 10y और सी पर है 10x 5y, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यही बात अब यहाँ साबित की है। b इज इक्वल टू सी, तो b क्या है? 10y प्लस 10x इक्वल हो जाएगा 5y प्लस 10x। 10x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 10y बराबर क्या हो जाएगा? 5y। अरे x कैंसिल हो गया तो बच गया एक साइड में 10। ये कहलाएगा मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष। मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष, एब्सर्ड। क्या निकलेगा? एब्सर्ड कंक्लूजन। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए नियम सत्य है। इंडिफरेंस का जब भी स्लोप करेगा तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, घटेगा नहीं। दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप निरंतर बना रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व का परिभाषा क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व वह रेखा है जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है। इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व where consumer gets equal satisfaction on each point of indifference curve. Consumer gets equal satisfaction at A point, at B point, at C point. Consumer gets equal satisfaction at A, B, C, all points of indifference curve. इसको क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसको कहा जाता है आइसो, आइसो यूटिलिटी पॉइंट्स और इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या कहा जाएगा? आइसो। आइसो मतलब होता है इक्वल। इक्वल। आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो मतलब होता है इक्वल। आइसो, आइसो यूटिलिटी पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए उपभोक्ता को कहिएगा ए पर रहोगे कि बी पर जोर दे दीजिए, बी पर रहोगे सी पर जोर दे दीजिए। जो भी दीजिएगा उसको संतुष्टि क्या होगा? पूरा होगा। कहीं वो किसी के प्रति उसको विशेष कोई रुचि नहीं, सब पर बराबर बराबर की। तो इसलिए वो किसी भी बिंदु पर दीजिएगा तो उसको पकड़ के लटक नहीं जाएगा। पकड़ के लटकना मतलब क्या होगा? हम ना हटेंगे। हवाई जहाज में देखते हैं कि मेरा सीट मान लीजिए खिड़की के पास पड़ा, तो कोई खिड़की से थूकने का काम तो है नहीं। हवाई जहाज में शीशा भले खुल जाए लेकिन थूकना नहीं है आपको। आम आदमी बस के में बैठता है तो खिड़की के पास रहता है, बार बार गुटखा का थूकते रहता है। तो आदमी गुटखा खाने वाला था, वो हमको कहा कि आप आ जाइए इधर। हम क्या आ जाए, हमारे जहाँ सीट वहाँ बैठेंगे? कहने हमको जरा कंफर्टेबल होगा, हमें गुटखा का पीक फेंकने में कंफर्टेबल होगा, इस पीक को नहीं फेंकेंगे, शीशा बंद है। तो आप पीक का कैसे बात आप कह दिए? हम तो फिर आप काहे के लिए अपनी जगह जहाँ वहाँ बैठिए। तो इसलिए कहता है आदमी कि इंडिफरेंस कर्व के हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलेगी। तो किसी भी बिंदु को पकड़ के लटकेगा नहीं कि ना फुली सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं। हिंदू आप है, आपकी शादी हुई, एक पत्नी आई या एक पति मिला, फुल सेटिस्फाइड है। भागने का कोशिश कीजिएगा, तो बहुत तरह का यात्रा भुगतना पड़ेगा। ऐसा भी जगह है जहाँ एक शादी किया, दूसरा शादी किया, तीसरा शादी किया और तीनों साथ में रह रहा है, वहाँ वही समाज है।
वहां कोई भागने का बात नहीं, सब साथे रहो, अपना दिन बांट लो, सोमवार मंगल बुध वीरवार शुक्र शनिचर। तो इस तरीके से कहता है कि इंडिफरेंस कर किसी भी बिंदु पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, समान रूप से संतुष्ट है। ध्यान दीजिए, समान रूप से संतुष्ट होना और पूर्णतः संतुष्ट होना दोनों दो बात है। समान रूप से संतुष्ट होना मतलब ए पर भी उतना ही है, बी पर भी उतना ही है, सी पर भी। और पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा तो वहां से हटिएगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, ए से बी पर जा सकता है, बी से सी पर जा सकता है। तो इसलिए इसका एजम्पशंस जो है, एजम्पशन नंबर 1 क्या है, नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी मैंने पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, किसी भी बिंदु पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं नहीं है, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। दूसरा क्या, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, लगातार। इंडिफरेंस का जो होता है लगातार होता है, इन्हीं के बीच में खंडित नहीं है। लगातार का मतलब है कि खंडित नहीं होना, खंडित नहीं होना। नहीं होना। और तीसरा है ट्रांजिटिविटी रूल, ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी देख चुके हैं ना? जी जी। ये लागू होगा, ट्रांजिटिविटी रूल उपभोक्ता के ऊपर लागू होगा। ए और बी के बीच में तुलना करेगा और दोनों पसंद कर रहा है, फिर बी और सी में तुलना करेगा, दोनों पसंद कर रहा है, देयरफॉर ए और सी में तुलना हो जाएगा, दोनों पसंद, देयरफॉर ए बराबर बी बराबर सी। और चौथा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन में बोलते हैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब गौर से देखिए, प्रूफ करके हम लोग निकाल लिए, कहाँ निकाले, यही है। इसे वो कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग, फोटो वाला है ना जी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। वो ऊपर वाली बात जो है वो प्रूफ भी हो गया है, सारी बात प्रूफ है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस होगा, ह्रासमान होगा। और डिफरेंशियल कैलकुलस के द्वारा यहाँ निकाला गया है, कहाँ निकाला गया है, नीचे यहाँ निकाला गया प्रूफ में। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, इसको थर्ड इक्वेशन कर दीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन कर दीजिए, और ये फिफ्थ इक्वेशन कर दीजिए। फिफ्थ में आ गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इंडिफरेंस कर एक बहुत महत्वपूर्ण यूटिलिटी का सिद्धांत है। यह यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी है। यूटिलिटी दो तरह का होता है, एक यूटिलिटी होता है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको मापा जा सकता है, और दूसरा यूटिलिटी होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको तुलना किया जाता है। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या पढ़े हम लोग? एजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस पर क्वेश्चन परीक्षा में आपको आएगा। आप आगरा यूनिवर्सिटी में, कौन यूनिवर्सिटी में है? आगरा ही है। आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा का पेठा खाए हो कि नहीं? खाया है अंगूरी। हम तो 3-4-5 किस्म का खाए हुए हैं। अंगूरी पेठा है, पंछी पेठा है, पेठा है। तो आगरा गए हुए थे तो दुकान में